हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर 6 है ब्रांच अकाउंटिंग। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए स्पेशली फॉर योर एग्जाम पूरा ओरिएंटेड और एग्जाम बेस्ड बनाया गया है ये वीडियो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का स्पेशली आपके लिए बनाया गया है चैप्टर 6 ब्रांच अकाउंट्स। अब ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं, देखिए हम बात करते हैं शाखा। तो शाखा खातों का अर्थ क्या होता है, ठीक क्या बताए, शाखा खाते क्या होते हैं। तो हम यहाँ शाखा खातों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, लाभ कमाना हर एक व्यवसाय का, हर एक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्या होता है? लाभ कमाना प्रत्येक संस्था का एक मेन मोटिव होता है। देखिए, इसमें ब्रांच अकाउंट की अगर हम बात करें तो जब कोई व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाता है, ठीक, तो वो क्या करता है, अलग अलग शहरों में या अलग अलग देशों में अपनी दुकानें खोलता है, व्यवसाय को खोलता है। तो उन्हें हम लेखांकन की भाषा में क्या कहते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं। और जो ब्रांचेस होती हैं, इनके लाभ हानि को जानने के लिए खाते तैयार किए जाते हैं, और इनके संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम ब्रांच अकाउंट्स बोलते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर ब्रांच अकाउंट का अर्थ बताया है। देखो, लाभ कमाना किसी भी संस्था का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक। क्या होता है? लाभ कमाना प्रत्येक संस्था का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अपने लाभों में वृद्धि चाहता है। प्रत्येक व्यापारी क्या चाहता है? कि उसके लाभ में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो। वह क्या करता है? वह देश विदेश में अपनी शाखाएं खोलता है। विभिन्न शाखाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण मूल कार्यालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जिसे हम प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस भी कहते हैं। अब विभिन्न शहरों में दिल्ली क्लॉथ मिल्स की दुकानें शाखाएं के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? शाखाओं के उदाहरण हैं। तो बात क्लियर हुई कि देखिए, जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहता है और उनका ज्यादा से ज्यादा वृद्धि के लिए देश विदेश में अपनी क्या करता है? भिन्न शाखाएं खोलता है। और इन शाखाओं का प्रबंध और नियंत्रण कहां से किया जाता है? मुख्य कार्यालय से किया जाता है। शाखा खातों का उद्देश्य प्रत्येक शाखा का लाभ हानि जानना, शाखा के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण करना, प्रत्येक शाखा के लिए माल और रोकड़ की व्यवस्था करना तथा शाखा की कार्य क्षमता में वृद्धि करना होता है। तो ब्रांच अकाउंट से क्या होता है कि एक शाखा के पास कितना माल भेजा गया, उसने कितना लाभ कमाया है, उसको कितना खर्चा हुआ उसका, इन सब चीजों की जानकारी कौन लेता है? हेड ऑफिस लेती है। हेड ऑफिस क्या करती है? उस पर पूरा नियंत्रण रखती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शाखा एवं प्रबंध कार्यालय के बीच में होने वाले व्यवहारों का उचित लेखा रखना आवश्यक होता है। क्योंकि जो हेड ऑफिस होती है वो क्या करती है कि अपनी अलग अलग ब्रांचों को माल पहुंचाती है, रोकड़ पहुंचाती खर्चे के लिए, और फिर वहां से जो पैसा आता है बिक्री के थ्रू उनके खातों की जांच करता है, उस पर नियंत्रण करता है, जिससे उनकी सही लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त की जा सके। तो इनके बीच में, किसके बीच में? मुख्य कार्यालय और शाखा के बीच में होने वाले लेन देनों के व्यवहारों के संबंध में जो लेखे किए जाते हैं उन्हें हम शाखा खाते कहते हैं। अब देखिए, लेखांकन की दृष्टिकोण से शाखाओं को कितने भागों में, निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो शाखाओं का वर्गीकरण, अब यहां पर हम देखो, देशी शाखाएं होती हैं और विदेशी शाखाएं होती हैं। एक तो देश के अंदर होती हैं, दूसरा विदेशों में होती हैं। अब जो देश के अंदर होती हैं वो कौन सी होती हैं? आश्रित शाखाएं होती हैं। दूसरा, स्वतंत्र शाखाएं होती हैं। देखो, डिपेंडेंट होती हैं और एक इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक।
दूसरा फॉरेन ब्रांचेस होती हैं। तो इन तरीके से हम दो भागों में पहले बांट सकते हैं और स्वदेशी शाखाओं को उनको फिर दो भागों में बांटते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, तो हम बात करते हैं देसी शाखाएं कौन सी होती हैं। ठीक, अब देसी शाखाओं के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है। तो पहला हम बात कर रहे हैं आश्रित शाखा। देखो, आश्रित शाखाएं क्या होती हैं। आश्रित शाखाओं को पूर्ण लेखा पुस्तकें न रखने वाली शाखाएं भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये शाखाएं पूर्ण लेखा पुस्तकें नहीं रखती हैं, वरन उनके हिसाब किताब प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस द्वारा रखे जाते हैं। इनका एक दूसरा नाम है एजेंसी शाखा। क्या कहते हैं? एजेंसी शाखा भी कहते हैं। बाह्य शाखाएं क्या होती हैं? इनका नाम से मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। इंडिपेंडेंट मतलब हम खुद ही कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसी शाखाएं जो अपना लेखा जोखा पूर्ण रूप से नहीं रखती हैं। इनका सारा लेखा जोखा कौन रखता है? हेड ऑफिस रखती है। ठीक, दूसरा आता है स्वतंत्र शाखाएं। एक होती इंडिपेंडेंट। कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। तो स्वतंत्र शाखाओं को पूर्ण लेखा रखने वाली पुस्तकें लेखा पुस्तकें रखने वाली शाखाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये शाखाएं वे शाखाएं होती हैं जिन्हें प्रधान कार्यालय के द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार अपने व्यापार को करना की पूर्ण छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। प्रधान कार्यालय केवल इनका स्वामी तथा लाभ हानि को वहन करने वाला होता है। देखो, ये अपने हिसाब से सारे अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। कैसे करती हैं? जैसा हेड ऑफिस उनको बताता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, उसके बिहाफ पर ये सारी चीजों को मेंटेन करती हैं। तो इसलिए इनको हम स्वतंत्र शाखाएं कहते हैं। अब आश्रित शाखाओं के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहला तो है देनदार प्रणाली, डेटर सिस्टम। आमतौर पर जो छोटी शाखाओं के लिए उपयोगी की जाती है। इसमें मुख्य कार्यालय प्रत्येक शाखा के लिए एक शाखा खाता यानी ब्रांच अकाउंट खोलता है। और क्या करता है? जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम होता है। इसमें क्या करता है? जो मुख्य कार्यालय होता है, हेड ऑफिस होता है, उनके लिए अलग से एक ब्रांच अकाउंट खोलता है जो शाखा के लाभ या हानि की गणना करने में मदद करता है। ठीक, दूसरा आता है अंतिम लेखा प्रणाली, फाइनल अकाउंट सिस्टम। अब फाइनल अकाउंट सिस्टम में क्या आता है? इस प्रणाली के तहत मुख्य कार्यालय शाखा का लाभ हानि जानने के लिए, क्या जानने के लिए? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करता है। यह शाखा खाता केवल एक व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट के रूप में कार्य करता है। यहां पर जो ब्रांच अकाउंट बनाते हो पर्सनल अकाउंट के रूप में बनाया जाता है। अब आता है स्टॉक और देनदार प्रणाली। इसमें एक एकल शाखा खाता नहीं खोला जाता है, कोई एक अकेला शाखा खाता नहीं। इसके बजाय लाभ हानि खाते का विवरण रखने के लिए कई विशिष्ट खाते बनाए जाते हैं, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट यानी शाखा खाता, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आश्रित शाखाएं जो डिपेंडेंट होती ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर तीन तरह के सिस्टम्स को हम यानी तीन तरीके से हम कोई भी हेड ऑफिस होती है वो अकाउंट्स खोलती है, उनको बनाती है। तो ये है ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट में देखो हम सबसे पहले क्या बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए, ब्रांच अकाउंट में क्या होता है? सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या आता है? सबसे पहले स्टॉक का बैलेंस दिया होगा तो स्टॉक लिखेंगे, डेटर्स का बैलेंस दिया होगा तो डेटर्स लिखेंगे, पिट्टी कैश का बैलेंस दिया होगा तो पिट्टी कैश लिखेंगे, फर्नीचर का बैलेंस दिया होगा तो फर्नीचर लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस दिया होगा तो प्रीपेड लिखेंगे। अगर इनमें से कोई सा बैलेंस दिया है तो हम यहां पर लिखें टू बैलेंस बीटी करके। फिर हेड ऑफिस ने जितना भी ब्रांच के लिए गुड सेंड किया है वो यहां पर आता है। ठीक, फिर टू बैंक अकाउंट आता है,
फॉर एक्सपेंसेस एनी पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच। अब मान लीजिए ब्रांच ने क्या बताया है, कुछ एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस के लिए कुछ खर्चे भेजे हैं किसको, हाँ। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या होता है, जो हेड ऑफिस होती है वो किसको, शाखा को, ब्रांच को क्या करती है, खर्चे के लिए, फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, ठीक, वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, इन सब चीजों के लिए खर्चा भेजती किसके बिहाफ पर, ब्रांच के। फिर यहां पर आता है टू क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किसका होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो लायबिलिटीज होती उनकी, ठीक, ये एसेट्स का और क्लोजिंग। अब यहाँ पे आता है बाई ओपनिंग बैलेंसेस, जो हमारी लायबिलिटीज होती है उनकी ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब यहाँ पर आता है बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश सेल क्या आता है, कैश सेल, जितना भी ब्रांच ने क्या बेचा है, नगद में माल बेचा है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यानी कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, जितना भी हमने उधार बेचा था तो क्रेडिटर से जितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो हमारी कहाँ आती है, बाई साइड में आती है। फिर गोई गुड सेंड टू ब्रांच। अब गुड सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने क्या किया, मतलब ब्रांच ने क्या किया, हेड ऑफिस को कुछ माल वापस कर दिया। फिर आता भाई क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस में क्या आता है, देखो आपकी पेटी कैश का बैलेंस आता है, स्टॉक का बैलेंस आता है, डेटर्स का बैलेंस आता है, फर्नीचर का आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक। अब इस साइड का अगर हमने टोटल किया, ठीक, और इस साइड का टोटल क्या, अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो ये हमारी प्रॉफिट शो करेगा, और अगर इधर का टोटल ज्यादा है मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है ना, तो क्या दिखाएगा, ये लॉस दिखाएगा, और इस लॉस को ट्रांसफर कर देते कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट का। आइए अब देखते हैं आगे। अब देखो क्या कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती हैं, तो उन जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाखा के पास ओपनिंग स्टॉक होने पर, पिट्टी कैश होने पर, अदर एसेट्स होने पर, तो उसके लिए क्या बनती हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच पहला होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग पिट्टी कैश अकाउंट, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर कैश एसेट। तो इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर। फिर दूसरा पॉइंट आता है शाखा को माल भेजने पर, गुड सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहां पर आता है शाखा को व्यय के भुगतान करने हेतु रोकड़ भेजने पर, अभी जैसे हमने बताया था टू बैंक अकाउंट लिखा था, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे इस, ठीक। इसके बाद हमारी चौथी एंट्री क्या आएगी, तो पहली तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा किसका, एसेट्स का, वो लिख देंगे। दूसरा शाखा को माल भेजने के लिए एंट्री पास होगी। तीसरा शाखा को व्यय का भुगतान करने के लिए एंट्री पास होगी। चौथा आता है यदि शाखा ने माल वापस किया है किसको, हेड ऑफिस को, तो गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। फिर आता है शाखा को फुटकर व्ययों हेतु रोकड़ भेजने पर, शाखा को फुटकर व्यय हेतु रोकड़ भेजने पर, तो आप ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट कर देंगे। फिर आता है छठवां पॉइंट, शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, तो यहां पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा, ठीक। फिर आता है शाखा के पास वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक, फुटकर रोकड़, अन्य संपत्तियां होने पर, तो स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पिट्टी कैश ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अदर एसेट्स एट ब्रांच अकाउंट डेबिट,
टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बनती हैं, एंट्री बनती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये 7 एंट्री हो गई हमारी। शाखा को माल वापस करने पर, शाखा को फुटकर ब्याहित रोकड़ भेजने पर, फिर शाखा से रोकड़ प्राप्त करने पर, फिर आता शाखा के पास वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक या रोकड़ अन्य संपत्ति होने पर। अब यहाँ पर आता है शाखा में लाभ या हानि होने पर, शाखा में लाभ होने पर। तो लाभ में क्या एंट्री पास होगी, पहली एंट्री है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर दूसरा अगर हानि होती है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पर अगर शाखा को भेजे गए माल का खाता बंद करने के लिए करता गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, उसको हम कहाँ भेज देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, राधे कंपनी ओपन अ ब्रांच एट मद्रास on 1st January 2016 from the following prepare the Madras branch account for the year ended, ठीक, 2016 और 17। तो यहां पर आपको देखो एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है और आपको 2016 और 17 से रिलेटेड क्या दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिस बेस पर हम उसको क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो यहां से हम ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहां से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट हमारा सक्सेस हो गया। अब हम वापस आते हैं, अब ये रहा देखो हमारा स्क्रीनशॉट। अब यहां पर हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ये हो गया 2016 के लिए। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब देखो हमारे पास बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहां पर डैश कर देंगे, फिर टू क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक। कितने रुपए का माल भेजा गया था, 15,000 का। फिर आप लिखेंगे यहां पर टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, ठीक। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या भेजा गया था, तो आप लिख देंगे रेंट, रेंट के लिए आपको 1800 रुपए भेजे गए थे। फिर सैलरी, सैलरी के लिए आपको भेजे गए थे 3000 रुपए। और अदर एक्सपेंसेस के लिए भेजे गए थे आपको 1200 रुपए, ठीक। तो अब इनको हम जोड़ लेंगे, ये 3 हो गया, ये टोटल हो गया आपका 6000 रुपए, है ना। अब आप आ जाओ इधर साइड में, बाई, ठीक, बाई
कैश अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट या बाई बैंक ब्रैकेट में आप लिख देंगे कैश सेल। कैश सेल दी है, नहीं दी है तो आप क्या करेंगे यहां पर एक सेकेंड, यहां पर आप लिख देंगे बाई कैश अकाउंट और ब्रैकेट में कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ठीक, तो टोटल आपको पास कितना ब्रांच कैसे आया था, 24,000। ठीक, ये आपका 24,000 कैसा आ गया था। इसके बाद अब आप क्या करेंगे देखो अब आपको क्या करना है, अब यहां आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक, अब स्टॉक लिख देंगे आप और पिट्टी कैश लिख देंगे। ठीक, तो पिट्टी देखो यहां पर आपका 2300 रुपए इसका था और 40 रुपए इसका था। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो ये हो गए आपके आपके 26,340 रुपीज। 26,340 रुपीज। अब यहां पे लिख दिया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब यहां पर इनको ऐड कर लो, ये हो गए आपके 21,000। कितने हो गए, 21। तो ये बच्चे आपके 5,340 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से हम ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। फिर टू गुड्स अकाउंट लिख, टू गुड्स एंड टू ब्रांच लिखेंगे, तो यहां पर गुड्स कितना भेजा गया था ब्रांच को, 15,000 का भेजा गया था। फिर यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखेंगे, एक्सपेंसेस रेंट 1,800 रुपए था, सैलरी आपकी 3,000 रुपए थी, अदर एक्स 1,200 रुपए के थे, इनको जोड़ लिया तो ये कितने के हो गए आपके, 6,000 के हो गए। यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच से कितना हुआ था, 24,000 रुपए हुआ था। बाई बैलेंस सीडी स्टॉक और पिट्टी कैश का 2,340 रुपए था, तो ये हो गए आपके 26,340 रुपीज। यही यहाँ लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, इसमें से कर दिया माइनस, तो 5,340 रुपी हमारा क्या बन गया, ब्रांच अकाउंट बन गया। किसके लिए, 2016 के लिए। और ये हमारी क्या आ गई, प्रॉफिट आ गई। ठीक, ये हमारी प्रॉफिट आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसके लिए, 2017 के लिए। ठीक, इस तरीके से ये हमारा ये बन गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ ब्रांच अकाउंट बनाएंगे आप। ब्रांच अकाउंट ये 2017 के लिए बनाएंगे। इसको यहां से करना पड़ेगा अलग। अब देखो
यहाँ पे थे और हम लोग अब इसकी स्क्रीनशॉट एक बार फिर लेंगे। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अब हम पहुंचते हैं फिर उसी व्हाइट बोर्ड पर और ये बन गया हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम एक ब्रांच अकाउंट आपको बनाएंगे फिर। तो अब देखो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट, ठीक। अब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे 2017 के लिए। ये थोड़ा सा हटके अलग होगा, थोड़ा सा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो उसका क्लोजिंग बैलेंस था वो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आप टू बैलेंस बीडी और यहाँ आप लिख देंगे स्टॉक और पिट्टी कैश। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस था 2340 रुपए इसका था, तो ये हो गया 2340। अब यहाँ आप लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब कितने रुपए का भेजा गया था? 45,000 का भेजा गया था। इसके बाद टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप एक्सपेंसेस लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे रेंट, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस। ठीक, तो रेंट के लिए यहाँ पे भी 1800 रुपए आपके भेजे गए थे, सैलरी के लिए 5000 रुपए भेजे गए थे और यहाँ पे 1600 रुपए भेजे गए थे। तो अब ये हो गए आपके चार, यहाँ आ गया। ठीक, और 5 2 7 और 1 8, 8400 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बाई अब देखो यहाँ पर हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। किसके लिए? 2017 के लिए। और यहाँ लिखेंगे आप टू बैलेंस बीडी स्टॉक पिट्टी कैश टू
गुड्स सेंड टू ब्रांच टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सपेंसेस, इसमें आपको रेंट भेजा गया था, सैलरी थी और अदर एक्सपेंसेस थे। ये आपके थे 1800 के, ये आपके 5000 के और ये 1600 के। ठीक, अब इधर आ जाएंगे आप, बाई कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, या ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे और यहाँ पर आप स्टॉक लिख देंगे और यहाँ पर आप पिट्टी कैश लिख देंगे। तो बैलेंस बीडी में हमारे पास 2300 रुपए का ये था और पिट्टी कैश 40 रुपए की थी। ठीक, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये था हमारा 45,000 का, कैश हुआ था आपका 8,400 का, और यहाँ कैश रिसीव्ड हुआ था जो ब्रांच से वो था हमारा 60,000 और 5,800 का हमारा स्टॉक था और 30 रुपए की हमारी क्या थी, पिट्टी कैश था। तो इसको हम टोटल कर लेंगे तो इसका हो गया 65,830। यहाँ भी हम लिख देंगे 65,830। अब इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे 55,740, 65,830 माइनस कर देंगे 8 और 2 10, 55 ये हो गया और 7 ये हो गया और 40 तो 9 यहाँ बचेंगे, 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो ये आ गए हमारे 10,090 रुपए। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई, ब्रांच अकाउंट बन गया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बाई बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी में जो हमारा पीछे वाला अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था किसका, स्टॉक का और पिट्टी का, तो वो 2017 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। टू सेंड टू ब्रांच लिखेंगे 45,000, टू कैश अकाउंट एक्सपेंस लिखेंगे, पिट्टी रेंट हमारा 1800 था, सैलरी 5,000 की थी, अदर एक्सपेंस 1600, 8,400 हो गए। इसके बाद बाई कैश अकाउंट 60,000 रुपए लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, स्टॉक और पिट्टी कैश 5800 रुपए और 30 रुपए, सबको जोड़ लेंगे तो 65,830 हो जाएगा, 65,830। इन तीनों को ऐड कर, तीनों को ऐड कर लें, 1 2 3 4, चारों को ऐड कर लेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आ गया 10,090 रुपीज। ये हमारा प्रॉफिट हो गया 2017 का। ठीक, अब यहां से आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए अब आपको क्या क्या मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शाखा खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले लाभ का निर्धारण, शाखा लेखा का निर्धारण, पूंजी बढ़ाना, कर निर्धारण। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, शाखा का लेखा करना। क्या होता है, मुख्य उद्देश्य शाखा का लेखा करना। ठीक, दूसरा शाखा को भेजे गए माल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक, गुड्स
का स्टॉक का ट्रांसफर किया जाता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, ठीक ना। तो क्रय होगा, ना विक्रय होगा, ना खर्च होगा, क्या होगा, स्टॉक का ट्रांसफर होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट आता है डेटर सिस्टम में शाखा का अलग खाता खोला जाता है। क्या खोला जाता है, नहीं खोला जाता है, ठीक। डेटर सिस्टम में अभी हमने आपको पीछे बताया था, ठीक। फिर आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, ठीक। स्टॉक और डेटर में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, केवल स्टॉक और डेटर्स अकाउंट, ठीक, क्लियर। अब दूसरा है शाखा द्वारा की गई नगद बिक्री कहां पर दर्ज की जाती है। जब हम कोई ब्रांच से क्या किया जाता है, कैश सेल की जाती है, तो उसको कहां पर दिखाया जाता है, तो उसको हम शाखा खाते में दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं, शाखा खाते में दिखाते हैं, ठीक। फिर कह रहा था ब्रांच अकाउंट में कौन खर्च वहन करता है, ब्रांच अकाउंट में, ठीक। तो ब्रांच अकाउंट में कौन, मुख्य कार्यालय, जो कि हम पीछे समझा चुके थे आपको। तो यहां पर कौन बियर करता है, हेड ऑफिस बियर करती है, ठीक। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट किसका हिस्सा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ये हिस्सा है हमारा ट्रेडिंग का। किसका हिस्सा है, ट्रेडिंग का। यानी कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में बेच देते हैं, सारा ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये व्यापारिक लेन देन होता है। दूसरा, शाखा खाते में लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है, तो शाखा खाते में जो लाभ किया जाता है, बिक्री में से खर्चे, आय में से व्यय, कुल प्राप्ति में से कुल भुगतान, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस सिस्टम में उपयोग होता है, तो देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो हमारा स्टॉक सिस्टम में शामिल किया जाता है, ठीक। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोडिंग का अर्थ क्या होता है, लोडिंग, लोडिंग चार्जेस होते हैं, उसका मतलब होता है माल पर लाभ करना। क्या होता है, माल पर लाभ। लोडिंग मतलब जितने रुपए की कॉस्ट होती है उससे ज्यादा का माल दिखाया जाता है, तो उसे हम लोडिंग बोलते हैं। फिर आता है इनवॉइस प्राइस, क्या होता है, तो इनवॉइस प्राइस में क्या होता है, लागत प्लस लाभ को जोड़ के इनवॉइस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर इनवॉइस बनाया जाता है। फिर आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या दर्ज होता है, तो ब्रांच में क्या होता है, स्टॉक का विवरण दिखाया जाता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या होता है, स्टॉक से रिलेटेड कितने रुपए का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, कितना हमने मंगाया था, कितना हमने बेच दिया, कितना आग से जल गया और बचा कितना, इस चीज को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक। फिर आता है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक को कहां दिखाया जाता है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक को हम कहां दिखाते हैं, तो हानि में दिखाते हैं। जो शॉर्टेज हो गई उसको कहां दिखाएंगे, हानि में दिखाएंगे। डेटर सिस्टम में शाखा लाभ कैसे ज्ञात होता है, कैसे ज्ञात होता है, ब्रांच अकाउंट से ज्ञात होता है, अभी जैसे ब्रांच अकाउंट बनाया था। दूसरा, ब्रांच कैश अकाउंट किसके पास होता है, किसके पास होता है, हेड ऑफिस के पास होता है, कि उसके पास से कितना कितना पैसा आया और कितना कितना पैसा गया, इन सब चीजों को उसमें दिखाया जाता है। फिर आता है पिट्टी कैश, कौन संभालता है, पिट्टी कैश कौन संभालेगा, देखो भाई शाखा का प्रबंधक संभालेगा, जो ब्रांच का मैनेजर होगा वो देखेगा। दूसरा, कंसाइनमेंट और ब्रांच में क्या अंतर होता है, किसका अंतर होता है, दोनों में स्वामित्व का भी होता है और लाभ का भी होता है। जो कंसाइनमेंट में क्या होता है कि एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को माल बिक्री करने के उद्देश्य से भेजता है, ठीक। तो उसमें प्रॉफिट अलग अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। दूसरा, ब्रांच में हेड ऑफिस के पास होता है, उसमें सारा ओनरशिप किसकी होती है, जो माल भेजता है, केवल वो एजेंट के रूप में काम करता है कंसाइनमेंट में। फिर आता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का उपयोग क्यों होता है। अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट का उपयोग क्यों होता है, लोडिंग हटाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जितना हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था प्रॉफिट वो हटा दिया जाता है, इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को दिखाया जाता है। स्टॉक रिजर्व क्यों बनाया जाता है, स्टॉक रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, किसके लिए, लोडिंग हटाने के लिए।
दूसरा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कहाँ दर्ज होता है, देखो भाई कहाँ होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच में, कहाँ होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच में। तो इस तरीके से ये आपके 20 एमसीक्यूज थे जिसे हमने आपको सामने सॉल्व करके दिखा दिया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको आगे वाली वीडियो मिलने वाली है। जल्दी से उसका वेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।